नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। इसमें हमने एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बना दिया है जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पशुपालन, सामान्य विज्ञान और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए सभी विषयों का निचोड़ इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी का टेस्ट करिए कि आपने जो तैयारी की है वो कितनी सही है और अभी तक आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एरोमेटिक अम्ल नहीं है? पहला ऑप्शन है फिजाइल, एलिनिन या फिर हिस्टिडीन। तो इसमें से जो एरोमेटिक अम्ल नहीं है वो है हिस्टिडीन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक दलहनी फसल नहीं है, यानी दाल वाली फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है मटर और दूसरा है मक्का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है मक्का। मक्का जो है एक दलहनी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैम CAM पादप में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता रात्रि में अधिक हो जाती है या फिर दिन में बढ़ जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रात्रि में अधिक हो जाती है। तो CAM जो होता है वो अम्ल उपापचयी होता है और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो पौधे होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर जल संरक्षण कर पौधे को सूखने से इसका बचाव करते हैं। तो CAM पादप में जो कार्बनिक अम्ल की सांद्रता है वो रात्रि में अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस धुआंरी का एक उदाहरण है। पहला है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या फिर मिथाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है वो ठोस धुआंरी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पहला है समुद्र परितंत्र को या फिर अमेजन वर्षा वन को। तो इसका राइट आंसर है अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज में तीखापन होता है। तो प्याज में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? पहला है एथाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण या फिर एलिसिन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर वो है एथाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। तो याद रखिएगा आप, एथाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 40 या फिर 47। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। तो ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, फोकिंग शब्द संबंधित है टमाटर से या फिर मूली से? तो इसका राइट आंसर है मूली की खेती से फोकिंग शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? पहला ऑप्शन विटामिन बी या फिर विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? पहला ऑप्शन है कैरोटीन और दूसरा है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण ही दूध का जो रंग है गाय के दूध का वो हल्का पीला रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। पहला ऑप्शन है विटामिन के या फिर विटामिन ए। तो जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है या कम करता है वो है विटामिन के। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए है। तो याद रखिएगा आप, विटामिन ए होता है मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? पहला है विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है इसीलिए जब भी हम कोई छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो उससे विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में
एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन एक खाद्य विषाक्तन है और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन फेफड़ा या फिर यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। तो यकृत एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के कारण ही मनुष्य के शरीर में यकृत को प्रभावित करता है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन। अगला क्वेश्चन है, परजीवी फसल या फिर इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप या स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? पहला है विटामिन ए के लिए या फिर विटामिन डी के लिए। तो ये जो चावल है स्वर्ण चावल, ये स्पेशली इसलिए तैयार की जाती है, वो की जाती है विटामिन ए के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है पोटेशियम। तो जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो खनिज है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोजाइम। तो मनुष्य की आंसू में जो एंजाइम होता है वो है लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? पहला ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर के नाम पर, या दूसरा है अब्दुल कलाम जी के नाम पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया उनके सम्मान में। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे और इन्हें भौतिक शास्त्र पर अध्ययन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो इसका राइट आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन को किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पहला है एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो एटम्स को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? पहला है निम्न तापमान, दूसरा है उच्च तापमान। तो पायरोमीटर जो डिवाइस होता है वो हाई टेम्परेचर को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है यूवी लाइट से या फिर कार्बन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूवी लाइट से बचाव प्रदान करती है ओजोन परत पृथ्वी की सतह के ऊपर। यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर पराबैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं, यानी कि रिंग जैसी जो संरचना है वो बनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है 9 या फिर 8 परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। तो 8 परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? पहला है CO2, दूसरा है CO2 और दूसरा है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SO2, यानी कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की वायु में अधिकता होती है तो जो पेड़ों की पत्तियां वो काली होकर गिरने लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? कौन सा अवयव शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? पहला यहाँ पर दिया है ग्लूकोज और दूसरा है कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन। तो जब भी माफ़ कीजिएगा, जब भी शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जो शुद्ध रूप में प्राप्त होता है वो होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हैलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? पहला है ऑर्गन या फिर फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोरीन जो है वो जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है और ये एक हैलोजन तत्व है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा हैलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग
कीटनाशक के रूप में भी होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन। और ये दोनों ही हैलोजन तत्व हैं, लेकिन जो कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है वो है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला है हीलियम, दूसरा है आर्गन। तो इसका राइट आंसर है हीलियम। तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयानों के टायरों को भरने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर जो अन्य सभी अक्रिय गैसें हैं उनकी बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किस से भरा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑर्गन से या फिर नियॉन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्गन गैस से भरा जाता है एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? पहला है चीनी, दूसरा है मसाले या फिर जूट, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इनमें ये तीनों ही परंपरागत रूप से निर्यात की जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, चीनी, मसाले और जूट ये तीनों ही भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पीस क्लोज का संबंध किससे है? पहला है कृषि समझौते से और दूसरा है मत्स्य पालन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि समझौते से। पीस क्लोज का संबंध है कृषि समझौते से। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? पहला है कृषि सब्सिडी से और दूसरा है सिंचाई की तकनीक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि सब्सिडी से। तो ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? कृषि सब्सिडी से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात। तो जो अग्रणी कपास उत्पादक भारतीय राज्य है वो है गुजरात। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि जूट उत्पादन में जो सबसे प्रमुख प्रदेश या कहें कि राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल काटी जाती है, पहला है नवंबर के प्रारंभ में या फिर जून में। तो जो खरीफ की फसलें हैं वो काटी जाती हैं नवंबर के शुरुआती हफ्ते में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन जैव विकास के समय निम्न में से कौन सी गैस पूर्णतः अनुपस्थित थी? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है अमोनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। आदिकालीन जैव विकास के समय निम्न में से जो गैस पूर्णतः अनुपस्थित थी यानी कि बिल्कुल ही नहीं थी वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव चक्रीय आवर्तन को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सुप्राकेस्मेटिक केंद्रक द्वारा। तो ये एक केंद्रक का नाम होता है, सुप्राकिस्मेटिक केंद्रक द्वारा जैव चक्रीय आवर्तन को नियंत्रित किया जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा, सुप्राकिस्मेटिक केंद्रक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो केंद्रक के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में भोजन का भंडारण मूसला जड़ों में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है शकरकंद में जो भोजन का भंडारण है वो मूसला जड़ों में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक निम्न करणीय प्रदूषक है?
यानी कि जो कम प्रदूषण फैलाता है। निम्न करणीय प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है इस्पात और दूसरा है घरेलू वाहित मल। तो इसका राइट आंसर है इस्पात जो है एक निम्न करणीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। पहला स्टेपिस या फिर डाउन्स। तो इसका राइट आंसर है स्टेपिस जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है H2O या फिर F2O। तो इसका राइट आंसर है H2O यानी कि पानी जो है प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था। पहला ऑप्शन है चैडविक ने या फिर कणाद ने। तो ये जो वाक्य है वो सबसे पहले कणाद के मन में आया था कि जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु में कौन से कण समान संख्या में स्थित होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या दूसरा है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परमाणु में समान संख्या में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। यानी कि सबसे अधिक जो ब्लड यानी कि खून द्वारा अवशोषण होता है भोजन का वो कहाँ पर होता है। पहला है आमाशय में और दूसरा है छोटी आंत में। तो जो रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है या उसे अलग उस भोजन से अलग करता है पृथक करता है। पहला है प्लीहा और दूसरा है यकृत। तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत जो है वो भोजन में मौजूद जो विषैले विषाक्त कण होते हैं या विषैले पदार्थ होते हैं उसको भोजन से अलग करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। यानी कि एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 0.9 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 0.8 सेकेंड यानी कि 0.8 सेकेंड में मनुष्य का शरीर धड़कन जो है वो एक बार धड़क जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। पहला है 1 अरब बार या फिर 2 अरब बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अरब बार मनुष्य का जो हृदय है वो धड़कता है सामान्य जीवन काल में। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है। पहला है प्लीहा या फिर इसे स्प्लीन भी कहते हैं और दूसरा है यकृत। तो इसका राइट आंसर है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जो है वो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो करता है प्लीहा या फिर स्प्लीन। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर के भीतर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हिपेरिन। तो हिपेरिन के कारण ही जो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है। पहला है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है इंग्लिश चैनल का जो जर्सी द्वीप है वो जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान है। जर्सी गाय की बात करें तो इनके शरीर का रंग हल्का लाल होता है और हल्के पीले रंग का होता है। कोणीय और सघन शरीर और माथा जो है वो डिस्क के आकार का होता है और ये लगभग 20 लीटर दूध देते हैं रोज़। और एवरेज वेट की बात करें तो इनका जो 540 से 820 किलो तक के ये हो सकते हैं। भारत में मुख्यतः जर्सी गायें जो पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से होशियारपुर और गुरदासपुर में पाए जाते हैं। तो जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। बोस इंडिकस या फिर ऑफ काउ। तो जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा तो बोस इंडिकस भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। बुबेलस बुबेलिस या फिर बोविनो। तो इसका राइट आंसर है भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलिस। अगला क्वेश्चन देखिए
साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मोंटगोमरी या फिर स्पर्मेटिक। तो इसका राइट आंसर है मोंटगोमरी नाम से जाना जाता है साहीवाल गाय को। अगला क्वेश्चन है करन स्विस और करन फ्राइज किस प्रकार की गाय हैं? पहला है संकर गाय या फिर दुकाजी नस्लें। तो इसका राइट आंसर है संकर गाय। तो करन स्विस और करन फ्राइज जो नस्लें हैं वो एक संकर प्रकार की गाय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन को क्या कहते हैं? एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सीरोलॉजी और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीरोलॉजी। तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का किससे संबंध है? पहला है शरीर संरचना और वातावरण से, दूसरा है वनस्पति से। तो इसका राइट आंसर है शरीर संरचना और वातावरण से इसका संबंध है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पहला ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान और दूसरा है पशु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा विज्ञान में हरगोविंद खुराना को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और एस चंद्रशेखर जो कि खगोल शास्त्री थे, उन्हें भी ये पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार। बात करें हरगोविंद खुराना की तो इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर में हुआ था, मुल्तान पंजाब में। इनका जो अध्ययन का क्षेत्र था वो था आणविक जीव विज्ञान। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया था, और जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं। बेसिकली इन्होंने डीएनए का जो है वो डीएनए के लिए काम किया था, डीएनए के क्षेत्र में काम किया था। तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। और ये जो प्राइज़ है इन्हें 1968 में मिला था। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को भारत के पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा जो भारत रत्न है पहला, वो भी इन्हें दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो पहला ऑप्शन है हॉर्वे और दूसरा है वॉटसन व क्रिक। तो इसका राइट आंसर है हॉर्वे ने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन की पूरी व्याख्या की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा शुद्ध रुधिर जो है यानी कि शुद्ध रक्त जो है वो सर्कुलेशन के माध्यम से हृदय से धमनी की ओर इसका सर्कुलेशन होता है, और अशुद्ध रक्त का जो सर्कुलेशन है वो शरीर में हृदय से सिराओं की ओर होता है। और हार्वे का जन्म हुआ था इंग्लैंड के। तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन और दूसरा है वसा। तो अंडे में जो सर्वाधिक होता है वो होता है प्रोटीन। इसके बाद है क्वेश्चन, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? पहला ऑप्शन है वाइट लेगहॉर्न और दूसरा है रोड आइलैंड रेड। तो इसका राइट आंसर है वाइट लेगहॉर्न जो होती है वो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? पहला ऑप्शन है पैरोसिस और दूसरा है रानीखेत। तो आप रानीखेत इस नाम से याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी है रानीखेत। ये जो है मुर्गियों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग होता है जो वायरस के संक्रमण से फैलता है। इसके अलावा 1926 में इस रोग का पता न्यूक्लेस ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया था, और ऑस्ट्रेलिया में इस बीमारी को न्यूकैसल डिजीज़ से भी जाना जाता है। और बात करते हैं रानीखेत इसका नाम क्यों पड़ा, तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 1940 में भारत में उत्तराखंड के रानीखेत शहर में इस रोग को चिन्हित किया था, और इसी के कारण इस रोग का नाम रानीखेत रखा गया था। तो मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। अगला क्वेश्चन देखिए, कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? अंडा न देने वाली या फिर अंडा देने वाली? तो कुड़क मुर्गी कहते हैं अंडा न देने वाली मुर्गियों को। अगला क्वेश्चन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? नसों में या फिर पैरों में? तो इसका राइट आंसर है नसों में इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है।
बेसिकली सिरा के भीतर इसे सामान्यतः ड्रिप भी कहते हैं और इसका महत्व इसलिए है कि किसी तरल या औषधि को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए उसे सिराओं में डाल देना सबसे तेज और कारगर रास्ता होता है। और इंट्रावेनस इंजेक्शन भी नसों में इसी वजह से लगाया जाता है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? नसों में। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है? पहला है विषाणु, दूसरा है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर है ये होता है विषाणु के कारण खुरपका और मुंहपका बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, थनैला रोग का क्या कारण है? पहला है परजीवी और दूसरा है विषाणु। तो थनैला रोग परजीवी के कारण ही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। थनैला रोग दुधारू पशुओं में लगने वाला रोग होता है और इसमें प्रारंभ में थन गर्म हो जाता है और उसके बाद उसमें सूजन भी हो जाती है और उसमें दर्द भी होने लगता है। तो थनैला रोग का मुख्य कारण है परजीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला शरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है खीस। तो इसका राइट आंसर है खीस। और अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है? पहला है 48 घंटे, दूसरा है 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर है मुर्गी में जो अंडा तैयार हो जाता है वो 24 घंटे के अंदर तैयार रहता है। तो मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम गर्भाधान से। तो कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की नस्लों को सुधारा जाता है। अगला है लोही किसकी नस्ल है? पहला है गाय या फिर भेड़। तो इसका राइट आंसर है भेड़। तो लोही जो है वो भेड़ की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज या फ्रुक्टोज? तो इसका राइट आंसर है लैक्टोज। तो दूध में लैक्टोज पाई जाती है जबकि जो फ्रुक्टोज है वो फलों में पाया जाता है। और इसके अलावा बात करें ग्लूकोज की तो ये केले, अंगूर और अन्य फलों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? बर्ड मीट या फिर चिकन? तो इसका राइट आंसर है मुर्गे के मांस को कहा जाता है चिकन। अगला क्वेश्चन देखिए, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पहला है पोर्क या फिर लैम। तो इसका राइट आंसर है पोर्क। तो सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है? तो पहला ऑप्शन है कैरोटीन या फिर शर्करा के रूप में। तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन के रूप में विटामिन ए पाया जाता है खीस में। बेसिकली खीस पशु के बियोने के बाद थन से प्राप्त होने वाला पहला पदार्थ होता है जिसमें रोग प्रतिरोधक गुण होते हैं और ये नवजात बछड़े को बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक होता है। कैरोटीन की बात करें तो ये एक नारंगी लाल वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधों के अंग नारंगी या लाल रंग के होते हैं और यही खीस में विटामिन ए के रूप में भी पाया जाता है। तो खीस में विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है? कैरोटीन। अगला देखिए, खच्चर किसका क्रॉस है? गधा और घोड़ी का या फिर घोड़ा और घोड़ी का? तो खच्चर जो है वो गधा और घोड़ी का क्रॉस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है? यानी कि पूरे विश्व में जितने पशु हैं उसका कितना भाग भारत के डेयरी पशुओं की संख्या है? तो इसका राइट आंसर है 1/5, यानी कि लगभग 20% जो है डेयरी पशु वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाया जाता है? पहला है टिंचर आयोडीन या फिर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है टिंचर आयोडीन बछड़ी की नाल को काटने के बाद लगाया जाता है और ये आयोडीन और एथेनॉल का समांग मिश्रण होता है और इसे कीटनाशक के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और सूजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो बछड़े की नाल काटने के बाद टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है बेंगलोर, दूसरा है करनाल हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर है करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये याद रखिएगा आप, ये पूछा जा सकता है नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की तो ये 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके निदेशक हैं RRB सिंह और इसका परिसर 138 एकड़ में फैला हुआ है और इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। तो नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का आहार है? तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण आहार, यानी कि एक पूर्ण आहार है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? पहला है भदावरी और दूसरा है मुर्रा भैंस। तो इसका राइट आंसर है भदावरी भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांस के लिए पाली जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? पहला ऑप्शन है ब्लैक बंगाल या फिर पिग्मी गोट या पिग्मी बकरी। तो इसका राइट आंसर है ब्लैक बंगाल। तो जो मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। इनका शरीर गठीला होने के साथ साथ आगे से पीछे की ओर ज़्यादा चौड़ा रहता है और बीच में अधिक मोटा होता है। इनका कान जो है वो छोटा और आगे की ओर निकला हुआ रहता है। तो ये है ब्लैक बंगाल बकरी की पहचान, और ये मांस के लिए पाले जाने वाले एक उपयुक्त नस्लों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बोर गोट, दूसरा है बीटल गोट। तो इसका राइट आंसर है बीटल गोट में जो है वो दाढ़ी पाई जाती है। और बात करें इस नस्ल की तो ये मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर ज़िलों में पाई जाती हैं। इनकी टांगें लंबी, लटके हुए कान और पतली पूंछ और पीछे की ओर मुड़े हुए सींग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सियरिंग। तो भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को कहते हैं सियरिंग, और भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को कहते हैं डॉकिंग। तो भेड़ में पूंछ काटने के कहते हैं डॉकिंग और भेड़ में ऊन काटने को कहते हैं सियरिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? पहला ऑप्शन है गूदा से या फिर पेट से। तो इसका राइट आंसर है गूदा से पशु के शरीर का जो तापमान है वो मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं? तो गाय भैंसों में जो नाड़ी पाई जाती है वो है कॉक्सिजिलिक धमनी, और इसी धमनी से गाय और भैंसों की नाड़ी को मापा जाता है। स्वस्थ गाय का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ गाय का सामान्य तापक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुमयी माता के जनन अंगों में ठीक समय तथा ठीक स्थान पर कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य स्थापित करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम गर्भाधान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? पहला ऑप्शन है होलिस्टीन फ्रीजियन, दूसरा है हाईलैंड कैटल और तीसरा है जर्सी कैटल, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गिर गाय। तो जो सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल की गाय है वो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन उत्तरी जर्मनी के डच प्रांतों और फ्राइसलैंड में उत्पन्न होने वाला डेयरी मवेशियों की एक नस्ल होती है, और उन्हें दुनिया की सबसे अधिक उत्पाद वाले डेयरी जानवरों के रूप में भी जाना जाता है। बात करें होलिस्टीन फ्रीजियन के वैज्ञानिक नाम की, तो बोस टॉरस इनका वैज्ञानिक नाम होता है होलिस्टीन फ्रीजियन का। और बात करें इनकी ऊंचाई की तो 1.5 मीटर एवरेज ऊंचाई होती है इनकी, और वेट लगभग 580 के 80 किलोग्राम के आसपास रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बकरी को दूध की रानी भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है सानेन बकरी, दूसरा है बोर गोट। तो इसका राइट आंसर है सानेन बकरी को दूध की रानी भी कहते हैं, और यह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है मुख्य रूप से। और इसकी दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये अन्य नस्लों से सबसे अधिक होती है। औसतन ये 3 से 4 लीटर दूध प्रतिदिन दे देती है जब ये अपने गृह क्षेत्रों में रहती हैं। तो किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सानेन बकरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? पहला है कश्मीरी बकरी से और दूसरा है पिग्मी बकरी से। तो इसका राइट आंसर है कश्मीरी बकरी से पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना के लिए बसंत के मौसम में बकरियों की कटाई की जाती है, और पश्मीना शॉल बनाने में लगभग 180 घंटे का समय लग जाता है। इस नस्ल की वयस्क मादा का वजन 30 से 35 किलोग्राम तक रहता है, यानी कि कश्मीरी बकरी की जो वयस्क मादा है उसका वजन रहता है लगभग 30 से 35 किलोग्राम के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए,
गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है कैल्शियम। तो जो गाय का आयन होता है उसे धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है पूंछ से पूंछ विधि या फिर पूंछ से पैर विधि। तो इसका राइट आंसर है पूंछ से पूंछ विधि पशुओं को बांधने की अच्छी विधि मानी जाती है पशुपालन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पशुशाला को धोने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? पहला है ऑक्सीटोसिन या फिर ट्रॉपिक हार्मोन। तो जो दूध निकालने में कार्य करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और ये हार्मोन मुख्य रूप से स्तनपायी संबंधी हार्मोन है और ये हार्मोन जुगाली करने वाले जानवरों में ही पाया जाता है। तो दूध निकलने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध कितने समय में निकाल लेना चाहिए पशुओं से? तो पहला ऑप्शन है 10 से 15 मिनट में या फिर 5 से 7 मिनट में। तो जो टाइमिंग रहती है वो 5 से 7 मिनट की रहती है, यानी कि इतने समय में मिनिमम इतने समय में दूध निकाल लेना चाहिए पशुओं से, गाय से या भैंस से, जिससे भी। तो ये मिनिमम टाइम है 5 से 7 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा में स्थित है और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1985 में और इसके जो निदेशक हैं वो हैं इंद्रजीत सिंह। तो ये याद रखिएगा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो निदेशक हैं वो हैं इंद्रजीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? यहाँ यानी कि प्रशिक्षण के लिए जहाँ पर इसका केंद्र बना हुआ है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऋषिकेश में। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून ऋषिकेश में स्थित है और UPVB यानी कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है और प्रशिक्षक केंद्र में किसानों, प्रगतिशील पशु मालिकों और पशु चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है पहला। तो भारत हर साल पूरी दुनिया के उत्पादन में जो दूध उत्पादन है उसमें अपना 22% का योगदान देता है और भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है यूरोपीय संघ और जो तीसरे नंबर पर है वो है अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में होता है, फिर यूरोपीय संघ में और उसके बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है कश्मीर में। तो केसर की खेती जम्मू के किश्तवाड़ और यामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक की जाती है। इसके उत्पादन के लिए शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि केसर का जो उत्पादन है उसके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहता है। तो केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने कृषि को उद्योग का सबसे पहले दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है शैवाल। तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और अधिकांश शैवाल पौधों के समान ही सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो शैवाल स्वपोषी होते हैं। तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनिंजाइटिस यानी कि ताविका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क तथा मस्तिष्क को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाला सूजन होता है।
और ये सूजन वायरस या फिर बैक्टीरिया के संक्रमण से हो सकता है। तो ताविका स्रोत कहते हैं इसे, अन्य नाम जो दूसरा नाम है, और वैसे इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, और ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पोटोमीटर नाम के यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है क्वांटासोम। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहते हैं क्वांटासोम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीरेंटोलॉजी। तो ये नाम याद रखिएगा, जीरेंटोलॉजी कहते हैं वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो है जीरोंटोलॉजी। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर है फेमेंट स्प्लीन, या फिर इसे प्लीहा कहते हैं। तो शरीर में ब्लड बैंक का काम करता है फेमेंट, स्प्लीन या फिर प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। हालांकि द्रव की पांचवी अवस्था भी होती है, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर काफ़ी सवाल बना हुआ है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो उसकी अवस्था को लेकर अभी बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो द्रव की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि द्रव की पांचवी अवस्था क्या है तो आप आंसर करेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर है सूर्य सदैव पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है रबी की फसल। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा। तो पूरे विश्व में फल उत्पादन की बात की जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें आज हमने देखा पशुपालन, सम्मान विज्ञान, कृषि विज्ञान, और जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के पेपर में, उन सभी का एक कंपाइलेशन इसमें हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।